मैं शरद, आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। इस वक्त महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए हैं और इसी पर हम चर्चा करने के लिए माननीय पवन मेश्राम साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और फिर से महायुति जो है उसकी सरकार बनने जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र में जो जरांगे फैक्टर है, जरांगे फैक्टर ने मराठा लोगों को ओबीसी के आरक्षण में शामिल करने का जो अभियान चलाया और उसको बहुत कम समय में बहुत बड़े पैमाने पर आरएसएस बीजेपी के द्वारा दावपेच के तहत प्रोजेक्ट किया गया। जरांगे के समर्थन में प्रोजेक्ट नहीं किया। जरांगे का फैक्टर मराठा लोगों का ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया। उसका परिणाम ओबीसी के ध्रुवीकरण पर हुआ। इस बात को जरांगे ने भी मेरे मुलाकात में स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा हो रहा है। तो ओबीसी भय की वजह से, प्रतिक्रिया की वजह से कि मराठा अगर मान लो महाविकास आघाड़ी चुनकर आती है तो मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा और उससे ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ओबीसी के वोटों का बीजेपी के समर्थन में ध्रुवीकरण हुआ। इसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर इनकी सीटें चुनकर आई है। ओबीसी का ध्रुवीकरण जरूर हुआ है बीजेपी के समर्थन में, मगर ओबीसी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 बड़े चेहरे चुनाव में बताए गए। एक फडणवीस का, एक शिंदे का, एक अजीत दादा का। तो शिंदे और अजीत दादा ये दोनों मराठा है और फडणवीस ब्राह्मण है। इसमें ओबीसी का कोई चेहरा नहीं है। तो ओबीसी का केवल प्रतिक्रिया निर्माण करके इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के ओबीसी का मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके आरएसएस भाजपा ने इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि महाराष्ट्र का ओबीसी असंगठित वर्ग है। जैसे मराठा संगठित वर्ग है, वैसे वो संगठित वर्ग नहीं है ओबीसी का। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में ओबीसी संगठित वर्ग है, वैसा ओबीसी महाराष्ट्र का कोई संगठित वर्ग नहीं है। ये एक असंगठित वर्ग है। इसका बीजेपी ने, आरएसएस ने प्लान बनाकर मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके, और प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा पब्लिसिटी देने के लिए जरांगे को उपयोग किया गया है। और इसके पीछे मकसद मराठा लोगों को कुछ देना लेना नहीं था, बल्कि ओबीसी के ऊपर प्रतिक्रिया निर्माण करने का मकसद था, ताकि ओबीसी इकट्ठा होकर प्रतिक्रिया में बीजेपी के समर्थन में वोट डाले और ओबीसी का इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा हुआ। ये जो ओबीसी का ध्रुवीकरण हुआ, इसकी वजह से बेनिफिट हुआ है। इससे खतरा था, ओबीसी के ध्रुवीकरण का खतरा था। मराठा का ध्रुवीकरण उन लोगों को महाविकास आघाड़ी के समर्थन में खड़ा होगा, तो वो रोकने के लिए 2 मराठा चेहरे, अजीत दादा और शिंदे, दोनों को रखा गया ताकि मराठा के ध्रुवीकरण को भी रोका जा सके और ओबीसी का ध्रुवीकरण 100% बीजेपी के समर्थन में खड़ा हो जाए, मगर मराठा वोटों का ध्रुवीकरण विभाजित हो जाए। ये रणनीति कामयाब रही है। जैसे जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो है देवेंद्र फडणवीस का भी इसमें ये कहना है कि हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा ना होकर के जो योजनाएं उन्होंने लाई थी, जैसे लाडली बहन योजना है और इस प्रकार की ऐसी जो योजनाएं लाई थी,
उनसे उनको फ़ायदा हुआ है, या फिर उन्होंने दूसरी एक जो इलेक्शन के समय में आपको पता होगा एक नारा दिया था उन्होंने, वोट जिहाद का, या फिर उसके साथ साथ में बटोगे तो कटोगे, या एक है तो सेफ है, इसको लेकर के वो ज़्यादा बयान कर रहे थे। इसको आप किस तरीके से देखो, देखते हैं? वो उनके पब्लिसिटी के जो स्टंट है, पब्लिसिटी के लिए जो बातें उन्होंने उठाई, वो तो बातें वो मीडिया वालों को कहते रहेंगे। मगर ये कहने की बात है, अंदरूनी रणनीति के तौर पर उन्होंने लगभग 300 साढ़े 300 ओबीसी की मीटिंगें लगाई महाराष्ट्र में। उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की। ये जो चीज़ें हैं, लाड़की बहन और तमाम बातें जो है, उसकी उन्होंने पब्लिसिटी की। मगर वो 300 साढ़े 300 ओबीसी के जो गुप्त मीटिंगें की, उसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं की? क्योंकि वो फैक्टर का उनको ज़्यादा उपयोग हुआ। वो बात वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। वो बात है असली। ओबीसी का ध्रुवीकरण हुआ मराठा के विरोध में, वो ध्रुवीकरण की वजह से बेनिफिट हुआ। मगर इस पर पर्दा डालना जरूरी है उनको, क्योंकि आगे के लिए भी वो दूसरे लोग काउंटर कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, ये लोग आने वाले चुनाव में इसको काउंटर कर सकते हैं। शरद पवार का नाम जिक्र आपने किया है। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में उनका जो बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के ऊपर कोई सवाल ना उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हमने काम किया था, उसके वजह से अभी जो विधानसभा के चुनाव है, इसके अंदर हम लोग काम करने में कई नाकामयाब रहे हैं, हम काम नहीं कर पाए हैं वैसे, ऐसा उनका बयान था। पवार साहब का ये बयान उन्होंने दिया और वो ये मानकर चल रहे थे कि जिस रणनीति के तहत उनको लोकसभा चुनाव में बेनिफिट हुआ, उसी रणनीति पर हम लोग काम करें। हमने काम किया, मगर उसको काउंटर स्ट्रेटेजी जो इन लोगों ने प्लान बनाई, बीजेपी और गठबंधन के लोगों ने प्लान बनाई, उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। लोकसभा का ही फार्मूला लेकर विधानसभा के चुनाव लड़ते रहे। इसलिए जो फडणवीस और आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो काउंटर प्लान बनाया इनका, कि भाई इन लोगों को लोकसभा के चुनाव में जिस वजह से बेनिफिट हुआ, उसको काउंटर करने का प्लान उन्होंने बनाया। वो जो काउंटर करने का प्लान उन्होंने बनाया, मराठा के विरोध में ओबीसी की प्रतिक्रिया निर्माण करने का, उसको ध्यान नहीं दिया। उनको लगा जो फार्मूला लोकसभा में चल गया, वही फार्मूला विधानसभा में चल जाएगा। तो उन्होंने काउंटर, फडणवीस ने और इन लोगों ने तो काउंटर कर दिया इनके लोकसभा के रणनीति को, मगर जो इन्होंने काउंटर किया, उस काउंटर को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी पर उन्होंने प्लान नहीं किया पवार साहब ने। ये सबसे बड़ा मामला है। ओबीसी की प्रतिक्रिया मराठा लोगों के इकट्ठा होने पर हुई। इसमें एक बात और, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद प्रतिक्रिया हुई है, लोकसभा चुनाव के पहले नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाकर प्रतिक्रिया निर्माण की। ओबीसी की 300 साढ़े 300 मीटिंगें लगाई। इस मीटिंगों में उन्होंने क्या बातें कही, ये पब्लिसिटी में नहीं आई। वो ओबीसी को उन्होंने मराठा लोगों के विरोध में भड़काने का काम किया। एक्चुअली अभी जो मैंने आपसे सवाल किए हैं, जो सवाल मैंने आपसे किए हैं, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, आप पिछले कई सालों से ईवीएम के विरोध में आप आंदोलन कर रहे हैं, और जितने खुलकर आप बोलते हैं शायद किसी कोई पार्टी के लोग बोलते भी नहीं हैं। आपने जो अभी बातचीत की उसमें कहीं ईवीएम का जिक्र नहीं किया। आपको क्या लगता है ईवीएम एक मुद्दा परमानेंट है। देखो, 2-3% वोट अगर इधर उधर होते हैं, मान लो एक विधानसभा में 1.5-2 लाख अगर मान लो वोट है, तो 1% अगर है तो 2000 का फर्क पड़ता है, 2% है तो 4 का फर्क पड़ता है, 3% अगर फर्क है तो 6000 का फर्क पड़ता है। तो फर्क तो उसको पड़ता ही है। और अगर मान लो 500, 1000, 2000, 3000 से सीटें अगर इन्होंने जीती, तो ये तो आंकड़ा बढ़ सकता है ना फिर उसको। ये तो ऐसा हुआ है इसमें। ईवीएम एक परमानेंट फैक्टर है, मगर केवल ईवीएम का भरोसा नहीं है।
तो और चीज़ें भी काम होती है, काम किया जाता है। वो ईवीएम फैक्टर जो है मशीन का है, मगर पार्टी के लोग अपने लेवल पर जो रणनीति बनाते हैं वो भी एक फैक्टर है ना, वो ईवीएम से अलग है। मैं तो पार्टी के रणनीति की बात बता रहा था कि बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बेनिफिट हुआ, पवार साहब के गठबंधन को बेनिफिट हुआ, उसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी पर काम किया। वो काउंटर स्ट्रेटेजी क्या थी? मराठा के लोगों को उभार किया तो ओबीसी का ध्रुवीकरण उनके फेवर में हो गया। ओबीसी को कोई बेनिफिट नहीं है, ओबीसी का एक चेहरा भी सामने नहीं किया। 2 मराठा लोगों को सामने किया, 1 ब्राह्मण को सामने किया, उसमें ओबीसी का चेहरा ही नहीं है। इसका मतलब है ओबीसी के यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल किया गया, ओबीसी का यूज करने का, थ्रो करने का। ओबीसी का ध्रुवीकरण डर के मारे हुआ, प्रतिक्रिया में हुआ, और ये प्रतिक्रिया में और डर के मारे क्यों हुआ? क्योंकि वो असंगठित वर्ग है, उनका तो चेहरा भी नहीं है। देखो 2 मराठा 1 ब्राह्मण, कोई ओबीसी का चेहरा नहीं है। मगर अंदरूनी 300 350 मीटिंगे आरएसएस भाजपा ने ओबीसी की करवाई, जिसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की। पब्लिसिटी क्यों नहीं की? पवार और इन लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, मालूम होगा तो काउंटर करेंगे। उसी का बेनिफिट हुआ, बेस वोट उनका, ध्रुवीकरण का बेस वोट जो है ना ओबीसी है। जैसे कि ईवीएम की बात अगर हुई है अभी, तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका एक जब ये किया गया, बाइट उनका लिया गया पत्रकारों के द्वारा, तो उसमें सवाल पूछा गया था कि लोग आपके ऊपर ईवीएम का भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने ईवीएम से चुनाव जीता है। तो उसमें उनका ये कहना था कि अगर हमें चुनाव ईवीएम से ही अगर जीतना है तो फिर झारखंड हम क्यों छोड़ते, झारखंड को भी हम पकड़ लेते हैं। देखो ये जो लॉजिक है ना, ये फॉल्स आर्गुमेंट है। हर जगह चुनाव जीतने से ईवीएम नेशनल इशू बन जाएगा, ये जाड़ा खतरा है। तो ठंडा करके खाने का, धीरे धीरे खाने का, एक साथ सब कुछ खाने का नहीं। सब कुछ खाएंगे तो सारा देश उबाल में आ जाएगा, और ईवीएम के विरोध में अगर उबाल हो गया तो ईवीएम चला जाएगा, और परमानेंट ईवीएम के द्वारा हाथ से चली गई तो फिर हम लोगों को जो बेनिफिट धीरे धीरे होता रहा है, होता रहेगा, तो वो नुकसान हो सकता है। इसलिए खबरदारी लेना ज़रूरी है कि खाने का, ईवीएम का यूज़ करने का, मगर धीरे धीरे करने का, धीरे धीरे करने का, एकदम से नहीं करने का, हर जगह नहीं करने का, 100% नहीं करने का। तो एक खबरदारी लेना पड़ेगा ना। और एक सवाल मेरा ऐसा है कि अभी जब चुनाव चल रहे थे उस समय आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, महारैलियाँ की। आप राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उसी का एक सहयोगी दल है बहुजन मुक्ति पार्टी। इलेक्शन के जैसे जब नज़दीक आया, चुनाव प्रक्रिया जब नज़दीक आई, तो उस समय में पार्टी के कुछ प्रदेश के 1-2 पदाधिकारी, 2-3 पदाधिकारी जो है वो पार्टी को छोड़ करके चले गए। इससे क्या खासा प्रभाव पड़ा चुनाव में? पवार साहब को नुकसान हुआ। पवार साहब ने उनको बेनिफिट लेने के लिए लिया था, तो वो तो गद्दार लोग हैं, और गद्दार की प्रतिक्रिया हुई कि इनको सबक सिखाना चाहिए, तो नुकसान हुआ उनको, पवार साहब को। गद्दार को नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोगों की प्रतिक्रिया थी। गद्दार को लेने से नुकसान हुआ पवार साहब को। एक बड़ा मामला जो है उत्तर प्रदेश के संभल का अभी सामने आया है, जहां पर जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर के जो सर्वे हो रहा था, तो वहां पर प्रायोजित कहा जा रहा है कि जो ये दंगा करवाया गया है उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रभारी है चांद मोहम्मद, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सारे देश भर में आरएसएस भाजपा का सारा जो खेल है वो खेल हिंदू मुसलमान बनाने पर है। उनकी सफलता हिंदू मुसलमान बनाने पर है। अगर SC ST OBC के लोग सामाजिक आधार पर वोट डालते हैं तो वो बीजेपी के विरोध में जाता है, धर्म के आधार पर वोट डालते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। तो जिससे बीजेपी RSS को फायदा होता है वो धर्म का आधार है। तो इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की रणनीति पर RSS भाजपा काम कर रही है सारे देश भर में। जहाँ जहाँ वो ध्रुवीकरण में करने में कामयाब होती है वहाँ उनको सफलता मिलती है।
उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, पुलिस यंत्रणा उनके नीचे है, उनके नियंत्रण में है, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण के कार्यक्रम को चला सकते हैं, फसाद करवा सकते हैं। और पहले का भी उनका रिकॉर्ड है धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए। फसाद में बहुत तीव्र ध्रुवीकरण होता है। जब फसाद होता है तो तीव्र ध्रुवीकरण होता है। और ये जो सामाजिक जागृति है SC ST OBC की, ये खत्म होकर मुसलमानों का उभार किया जाता है मीडिया के द्वारा, ताकि SC ST OBC के ऊपर धार्मिक प्रतिक्रिया निर्माण की जा सके। वो SC ST OBC के नाम पर वोट डालने के बजाय मुसलमानों के विरोध में हिंदू बन जाए। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हिंदू धर्म के सिद्धांत क्या है? वो तो ब्राह्मण धर्म की सिद्धांत है। ब्राह्मण धर्म की सिद्धांत क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना, ये तो सारा का सारा SC ST OBC के खिलाफ है। यानी इसका मतलब है ये ब्राह्मण धर्म है, जिसका प्रचार RSS भाजपा के लोग हिंदू धर्म के नाम पर करते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है इस जाल में फंस जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे OBC का उभार है, तो वहां करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहां वो ज़्यादा करते रहते हैं। जहां जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में OBC का वर्ग संगठित वर्ग ही नहीं है, वहां वो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां उन्होंने इस तरह के फसाद करवाने के बजाय चुनावी रणनीति का उपयोग किया, साइलेंट तरीके से इस्तेमाल किया। उसके लिए उन्होंने मराठा फैक्टर को उभारा और OBC के ऊपर प्रतिक्रिया करके उनको संगठित करके यूज करके उनका तो चेहरा भी नहीं, तो उनको तो पॉलिटिकल पावर में शेयर भी नहीं मिलेगा। यानी ब्राह्मण को शेयर मिलेगा, OBC मराठा को शेयर मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है इसमें, जैसे शुरू में ही मैंने आपसे एक वो पूछा था कि ये जो वोट जिहाद है या एक है तो सेब है, इस नारे को अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्या तरीके से जिहाद सार्वजनिक रूप से बोला जा सकता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बोलने से ज़्यादा खुलकर बात होती है और आचार संहिता उल्लंघन माना जा सकता है, इसलिए वोट जिहाद शब्द का यूज़ करते हैं। वोट जिहाद का अर्थ क्या है? वो पब्लिक में RSS भाजपा के लोग वोट जिहाद शब्द यूज़ करते हैं, मगर प्राइवेट में कहते हैं ये जिहाद मुसलमानों का है, क्योंकि जिहाद शब्द जो है वो हिंदी नहीं है, वो उर्दू है, अरेबिक है। वो पब्लिक में जिहाद शब्द कहते हैं और प्राइवेट में खोलकर बात कहते हैं। जिहाद का मतलब मुसलमान जिहाद कर रहे। अरे मुसलमान सारे लोग मुसलमान बनकर वोट डाल रहे, तो तुमको हिंदू बनकर वोट डालने के लिए क्या ऐतराज है? मुसलमान बनकर वोट डाल रहे तो तुम हिंदू बनकर वोट डालो, ऐसा कहने के लिए जिहाद शब्द का यूज किया जाता है। आखिर SC ST OBC को कुछ कहना पड़ेगा ना, उनको प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए कुछ कहना पड़ेगा ना। अपने आप तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। अभी अगले महीने दिसंबर में बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके बारे में दर्शकों को और कार्यकर्ताओं को आप क्या अपील करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को निधि संकलन और डेलीगेट पार्टिसिपेशन पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए और किसी बात पर काम नहीं करना चाहिए। केवल 2 ही मुद्दों पर ध्यान रहना चाहिए, किसी तीसरे मुद्दों को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल 2 मुद्दे, बाकी जो मुद्दे उठाना है वो जनवरी में उठाएंगे या राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने के बाद उठाएंगे। तो आप थे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातों पर जानकारी दी, बहुत बड़े खुलासे भी किए। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत जो अब तक जुड़े रहे हमारे साथ। MN TV को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अब तक के लिए धन्यवाद।